हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द प्रिशिता शो। आज बात करते हैं आपकी 24th वीक प्रेगनेंसी के बारे में, यानी आपकी गर्भावस्था का 24वां हफ्ता। एक तो काफ़ी टाइम है जो है अब आपका प्रेगनेंसी का निकलता जा रहा है और डिलीवरी का टाइम जो है अब आपका नज़दीक आता जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग होती है कि अब धीरे धीरे करके आप डिलीवरी के नज़दीक जाते जा रहे हो। तो आज हम बात करेंगे कि 24th वीक में क्या क्या सिम्टम्स होंगे आपके साथ में, क्या क्या बॉडी चेंजेस होंगे, क्या क्या डाइट का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और सबसे लास्ट में हम हमेशा बात करते हैं शॉपिंग की, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दिया हुआ उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस पोस्ट होते हैं चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो बात करते हैं आपकी 24th वीक प्रेगनेंसी के बारे में, आपकी गर्भावस्था का 24वां हफ्ता। अब क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी धीरे धीरे बढ़ रही है, डिलीवरी की और नज़दीक जा रही है, तो आपका वेट बढ़ना भी चालू हो गया है, बेबी अंदर काफ़ी ग्रो कर चुका है। तो इस टाइम पे होता क्या है कि आपको स्वेलिंग का प्रॉब्लम जो है हो सकता है, क्योंकि वेट काफ़ी बढ़ चुका होता है तो सूजन होना बहुत कॉमन होता है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। आप देखोगे कि आपको पैरों में स्वेलिंग आ रही है, आपके एंकल्स में स्वेलिंग आ रही है, आप हैंड्स वगैरह में स्वेलिंग फील कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सबको ही स्वेलिंग आती है और ऐसा भी नहीं है कि सारे बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग आती है, हर किसी का केस अलग होता है। कुछ लोग को स्वेलिंग नहीं भी होती है और कुछ लोग को कुछ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग होती है। अब यहाँ ध्यान देने लायक जो बात है वो ये है कि अगर आपके एक पैर में स्वेलिंग हो रही है और दूसरे पैर में नहीं हो रही है, या फिर आपके फेस में स्वेलिंग आ रही है, तो इस टाइम पे आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हों। तो अगर दोनों पैरों में है तो बहुत कॉमन है, अगर एक पैर में स्वेलिंग है दूसरे में नहीं है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और फेस पे भी रेगुलरली स्वेलिंग रह रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से आप बात कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको देखने को मिल सकती है वो आप देखोगे कि पेट के नीचे का जो हिस्सा है और आपके ब्रेस्ट के आसपास का जो हिस्सा है, आप देखोगे कि काफ़ी ड्राई आपको फील होगा। आप कितना भी मॉइस्चराइज करते रहते हो फिर भी आपको ड्राइनेस काफ़ी फील होती है। उसके अलावा इचिंग बहुत होती है, खुजली इस टाइम पे काफ़ी होने स्टार्ट हो जाती है। पूरे पेट पे कुछ लोगों को होती है, कुछ लोग को पेट के नीचे वाले एरिया पे इचिंग होती है, कुछ लोग को थाइस पे भी होती है, कुछ लोग को ब्रेस्ट पे होती है। तो इस टाइम पे आप जितना भी इचिंग हो रही है, आप जितना भी खुजाएंगे, जितना भी नेल्स वगैरह रब करेंगे अपने स्किन पे, स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बहुत होते हैं, फिर आपको निशान पड़ जाते हैं स्किन पे। और मैं आपको ये बता दूं कि फिर डिलीवरी के बाद भी वो निशान जाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स क्रीम लगा लें या कुछ ऑयल यूज़ कर लें, बट उससे भी वो नहीं जाते हैं। तो इसी टाइम पे आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए, मॉइस्चराइज करते रहिए। अगर इचिंग हो रही है तो भी अपने हैंड्स को थोड़ा सा दूर रखिए, या फिर बहुत हल्का सा स्किन को आप सहला सकते हैं। आई नो वो उस टाइम पे इचिंग बहुत ज़्यादा होती है जो आपको बर्दाश्त नहीं होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट फिर भी आपको नेल्स यूज़ नहीं करते हैं, नेल से ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं कि नींद में होते हैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुजा देते हैं, तो उस टाइम पे आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो आपको उस टाइम पे स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपकी स्किन ख़राब हो जाती है, आपको स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, आपको नेल रबिंग के निशान पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे कि आपको यूट्रस बहुत टाइट सा आपको फील हो सकता है। क्रैम्प्स होना बहुत कॉमन है इस टाइम पे। आप देखोगे कि कभी पैरों में आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं, कभी आपको कमर में क्रैम्प्स हो रहे हैं, या कहीं भी बॉडी में कई बार आपको क्रैम्पिंग हो जाती है। वो ज़्यादातर केसेस में होती है डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर आपके डाइट में न्यूट्रिशन जो है भरपूर नहीं है, कई बार इस वजह से हो जाती है। तो ज़रूरी है कि आप पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीते रहिए। डाइट हमेशा ऐसा लीजिए जो न्यूट्रिशन रिच हो। हम हमेशा कहते हैं डे 1 से डिलीवरी तक, इनफैक्ट बाद में भी आपको न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी होती है, क्योंकि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे होते हो, उस टाइम पे भी आपको न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। तो प्लीज़ अपने डाइट का ध्यान रखिए, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए, एक लिस्ट बना के रखिए कि पूरे दिन में कितना न्यूट्रिशन आपको ज़रूरी है। और अपनी बॉडी में डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, उसकी वजह से क्रैम्पिंग वगैरह आपको होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को बेटर बनाने के लिए। और आप देखोगे कि बैक एक वगैरह होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, कमर में दर्द, हिप के आसपास के एरिया में दर्द, ये काफ़ी कॉमन है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। अब होता क्या है कि वेट आपका बढ़ रहा है, आपकी बॉडी का साइज़ बढ़ रहा है, अंदर बेबी का साइज़ बढ़ रहा है, तो वेट गेन की वजह से, आपका वजन बढ़ने की वजह से आपको बैक एक का प्रॉब्लम होता है। अब उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप
बैठे हुए हैं तो पैरों को बहुत ज़्यादा देर लटका के नहीं बैठिए। कुछ लोग ऑफिस गोइंग भी होते हैं तो उन लोग के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि चेयर पे आपको पैर लटका के बैठना होता है। सी आप प्रेग्नेंट हैं, आप अपना ख्याल रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं या आप घर पर बैठे हैं तो भी आपको पैर लटका के बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठना है। चेयर के नीचे एक छोटा सा स्टूल रख लीजिए, उस पर आप पैर रखिए, या फिर चेयर के आगे अगर एक चेयर और पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसा हो सकता है तो पैरों को सीधा करके आप रखिए। उस सिचुएशन में आपको बॉडी बहुत रिलैक्स लगेगी और आपका पोस्चर करेक्ट होगा तो आपको बैक एक का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोगों से लेफ्ट या राइट में सोया नहीं जाता, वो अभी भी सीधा सोते हैं। आई डोंट नो कैसे सो जाते हैं, क्योंकि पेट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, बट फिर भी कुछ लोग के साथ में ऐसा है कि वो कमर के बल ही सोना पसंद करते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। उस टाइम पे क्या होता है कि आपका पेट का वेट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि वो प्रेशर पड़ता है आपकी बॉडी के ऊपर, ब्लड सर्कुलेशन उससे डिस्टर्ब होता है। तो हमेशा आपको लेफ्ट या राइट साइड पे ही सोना है, उससे आपको बैक एक का प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। अब ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि लेफ़्ट साइड पे सोना है या राइट साइड पे सोना है। सी डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि आप लेफ़्ट साइड पे सोते हैं प्रेगनेंसी में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होता है, बट फिर भी ऐसा कोई नहीं कि आपको लेफ़्ट पे ही सोना है। आप पूरे 9 महीने आप लेफ़्ट साइड पे तो नहीं सो सकते, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे लेफ़्ट साइड या राइट साइड आप किसी भी साइड पर सो सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यहाँ आती है जब आप सीधे सोते हैं, जब आप कमर के बल पे कमर से सीधा सोते हैं, मतलब फेस आपका फ़ैन की तरफ होता है। मैं उस पोस्चर की बात कर रही हूँ, वो प्रेगनेंसी में आपको अवॉइड करना है। और जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ रही है तब तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि वेट वगैरह काफ़ी इस टाइम पे आपका बढ़ चुका होता है। अच्छा, इस टाइम पे आप देखोगे कि आपको बेबी किक्स वगैरह काफ़ी फील होते हैं, बेबी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फील होते हैं। इनफैक्ट अगर आप किसी को फील कराना चाहें, यूजुअली हम अपने पार्टनर को फील कराना ही चाहते हैं, तो अगर वो पेट पे हाथ रखते हैं, या इनफैक्ट कुछ केसेस में तो इतना ज़्यादा होता है कि जब बेबी मूवमेंट करता है तो पेट पे दिखता है प्रॉपर कि वो मूवमेंट कर रहा है। तो आप किसी को भी फील कराना चाहें तो आप फील करा सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पार्टनर। तो इतने ज़्यादा किक्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं इस टाइम पे और मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके अलावा आप देखोगे कि 6 to 7 kg तक वेट इस टाइम पे आपका बढ़ चुका होगा। अब वो हर बॉडी के लिए थोड़ा अलग होता है, बहुत पतले हैं तो थोड़ा कम भी हो सकता है, आप थोड़े से फैटी हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बट अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है 6 to 7 kg से बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो फिर ओवर वेट में काउंट होता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि डाइटिंग करनी है, डाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो ध्यान रखना है वो ऐसा खाना लेना है जिसमें न्यूट्रिशन भरपूर हो, जैसे फ्राइड को अवॉइड करना है, ऐसा फूड जिससे फैट बढ़ता है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। और बाकी को अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे तो आपको बेटर एडवाइस कर देंगे कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी डाइट की। अब डाइट जैसे आप प्रेगनेंसी में अब तक डाइट अपनी अच्छी से लेते आ रहे हैं वैसे ही आपको लेना है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 मील्स ज़रूरी हैं, 2 स्नैक्स ज़रूरी है, मतलब ब्रेकफास्ट लंच डिनर बहुत ज़रूरी है। उसके बीच में काफ़ी गैप हो जाता है तो 2 स्नैक भी ले लीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच से डिनर के बीच में काफ़ी गैप हो जाता है तो छोटे छोटे हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं, जैसे नट्स हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और फ्रूट्स वगैरह हो गए, मिल्क हो गया, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। तो 3 मील्स 2 स्नैक आपको लेना है। उसके अलावा डाइट आपको वैसे ही लेते रहनी है जैसे हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं। जैसे आपकी थाली में सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, राइस होना चाहिए, चपाती होना चाहिए। आप चपाती की जगह पे, क्योंकि चपाती फाइबर रिच होती है तो चपाती हर बार आपका खाने को नहीं मन कर रहा है तो उसके ऑल्टरनेट में आप दलिया ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो, आप आटे को थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसे आप रागी के आटे का कुछ बना के खा सकते हो या मल्टीग्रेन आटे का चीला वगैरह खा सकते हो। तो फाइबर लेना है अपनी डाइट में। फाइबर लेने के लिए बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। तो जितना आप फाइबर लोगे अपनी बॉडी में, अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोटी में, मतलब आटा में, कोई भी तरह का आटा है उन सब में, ओट्स में, दलिया में, ये सब में जो है फाइबर भरपूर होता है। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं जो फाइबर रिच होते हैं। जैसे मैं एप्पल की बात करूँ, बनाना की बात करूँ, ये भी फाइबर रिच होते हैं तो ये फ्रूट्स को आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। ऐसे कुछ वेजिटेबल्स हो गए, पम्पकिन हो गया, वो भी फाइबर रिच होता है तो ऐसी सब्जियों को अपनी डाइट में ऐड कीजिए। फाइबर रिच जितना भी फूड आप लेंगे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ फाइबर रिच फूड आप लेते रहिए। उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सीजनल फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स जितना खा सकें, अगर हरी सब्जियों का मौसम है तो प्लीज़ खाइए, नहीं तो कलरफुल वेजिटेबल्स खाइए, जैसे कैरेट हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये सब चीज़ों को खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा पानी का कुछ लोग ध्यान नहीं रखते हैं। डाइट का तो हम ध्यान रख लेते हैं बट पानी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो छोटे
छोटे छोटे इंटरवल्स पे पानी भी ज़रूर पीना है। मैं एडवाइस करूँगी कि एक बॉटल आप अपने पास रख लीजिए, छोटे छोटे इंटरवल्स पे उसको पीते रहिए। उससे क्या है कि पूरे दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पानी पिया है, तो उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि आप पूरे दिन में कितना पानी पी रहे हैं और कितना पानी आपको पीना चाहिए। अच्छा, इस टाइम तक आते आते ना क्रेविंग्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और क्योंकि प्रेगनेंसी काफ़ी सेफ हो चुकी होती है तो अब हम सोचते हैं कि बाहर का काफ़ी हम खा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में पहली बार तो बाहर का अवॉइड करना है, बट येस क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली हम इंडियन वुमेंस के अंदर गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी एंड ऑल, तो आप खा सकते हैं। या कई बार क्या होता है कि आपको कुछ वेडिंग या कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है तो डेफिनेटली आपको वहीं का खाना होता है, या फिर आपको मन कर रहा है रेस्टोरेंट्स वगैरह जाने का, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है जब आप घर से निकल रहे हैं कोई भी चीज़ खाने के लिए, और तो घर से थोड़ा सा पेट भर के जाइए। अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो आपको वहीं पे सारा खाना खाना है। प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए। प्रेगनेंसी में जितना कम बाहर का खाएंगे उतना बेटर है आपके लिए। तो घर से थोड़े से फ्रूट्स वगैरह आप खा के जाइए, नट्स वगैरह आप खा के जाइए, नट्स वगैरह आप कैरी भी कर सकते हैं, तो हेल्दी चीज़ें आप खाते रहिए। बाकी थोड़ा बहुत बाहर का खाने का मन कर रहा है तो थोड़ा बहुत ही लीजिए, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेट भरने के लिए कभी भी बाहर का खाना नहीं खा रहे। क्रेविंग्स का मतलब ये होता है कि आपको बहुत थोड़ा सा खा के अपना टेस्ट को बेटर बनाना है, ऐसा नहीं है कि उस वाले खाने से आपको पेट भरना है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। हम प्रेगनेंसी में इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ रहती है, आपकी बॉडी काफ़ी हेल्दी रहती है, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम जो है नहीं आते हैं, क्योंकि यूजुअली डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे काफ़ी चीज़ों के बारे में पहले बात कर चुकी हूँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरों में स्वेलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पैरों को एलिवेटेड लेवल पे रखें, मतलब थोड़ा सा उठा के रखें, तो आप ये करेंगे तो आप देखोगे कि आपको काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा, यहाँ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप लेट रहे हो तो भी आप जैसे पैर के नीचे 2 या 3 पिलो रख सकते हो, जिससे आपके पैर थोड़े से ऊपर हो जाए, उसमें भी आपको स्वेलिंग में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अब आप कहोगे कि इस पोस्चर में सीधे लेटना पड़ रहा है, तो 5 से 10 मिनट के लिए आप लेट सकते हो। उसके अलावा जब भी आप लेटें तो लेफ्ट या राइट पोजीशन में लेटें, तो इससे आप पैरों में आप देखोगे कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा। उसके अलावा हमने बात की कि डाइट का, पानी का आपको ध्यान रखना है, और यस वो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा करते रहिए आपकी प्रेगनेंसी को स्मूथ बनाने के लिए, बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, आगे आपके डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आए उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके हल्का वॉक, हल्का योगा, मेडिटेशन, थोड़ी सी एक्सरसाइजेज वगैरह वो सब करते रहिए, वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, कुछ लोगों के साथ में, जैसे मैंने पहले बात कर दी थी कि प्रॉब्लम आता है ड्राई स्किन का, और कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम आता है ड्राई आइज़ का भी। आप देखोगे कि आपको आँखें काफ़ी सूखी सूखी सी लगती है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से बात करके आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं आंखों में, उससे काफ़ी आराम आपको मिलता है। और मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी आप स्किन के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि प्रेगनेंसी में जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए, वो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अवॉइड करना होता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए जो बहुत ज़्यादा स्मेली ना हो, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और इस टाइम पे हमेशा कहते हैं थोड़ा सा हेयर कलर वगैरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आप जो भी फेशियल वगैरह कराते हैं वो सब चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी स्मेल थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़ों को अगर पॉसिबल हो पाए प्रेगनेंसी में आप अवॉइड कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। डिलीवरी के बाद आप ये सब चीज़ें दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी शॉपिंग की। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बात करती हूँ शॉपिंग की। जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके कपड़े। अब कुछ लोग का जो साइज़ होता है बॉडी का वो हर महीने इंक्रीज़ होते जाता है, तो आपको हर महीने कपड़े आपके टाइट होते जाते हैं, तो प्लीज़ कपड़ों में इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। प्रेगनेंसी लाइफ में मैं हमेशा कहती हूँ 1 या 2 बार ही आती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब आप 3 या 4 बार इस प्रोसेस से गुजरते हो, बट यूजुअली हम देखा जाए तो 1 या 2 बार ही ऐसा होता है हमारे साथ में। तो इस टाइम पे इन्वेस्ट कीजिए अपने ड्रेसेस में, अपने फोटोज़ वगैरह क्लिक कराइए। वो अच्छी अच्छी ड्रेसेस में जब आप फोटोज़ क्लिक कराएंगे तो फ्यूचर में देख के आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ मैटरनिटी वेयर में जितना स्पेंड हो सके कीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और फुटवेयर में मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कंफर्टेबल शूज़, कंफर्टेबल स्लीपर्स, फ्लैट स्लीपर्स जिसमें हील्स वगैरह नहीं हो, उनको अवॉइड कीजिए। पार्टी वगैरह में भी जाना है तो हील्स फिलहाल के लिए बिल्कुल अवॉइड कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं हील्स पहनने की। आप पार्टी में भी अपने शूज़ वगैरह पहन के जा सकते हो। आप प्रेग्नेंट हो, आपको अपना ध्यान रखना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा मैंने कहा कि मॉइस्चराइज़र वगैरह आपको यूज़ करना है तो वो आपको करना ही है। आपके दांतों का, आपके गम्स का ख्याल रखिए, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह में, मतलब ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, माउथ वॉश हो गया, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ना कुछ लोग पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, जैसे बेबी का रूम डेकोर की या बेबी के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी।
कुछ लोग क्या होता है कि जब बेबी हो जाता है उसके बाद ही शॉपिंग स्टार्ट होती है, बट कुछ लोग क्या होता है कि बेबी आने से पहले भी शॉपिंग कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा है कि बेबी आने से पहले भी आप शॉपिंग स्टार्ट कर सकते हो तो मैं कहूँगी कि आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बेटर है इस टाइम पे आपके पास काफ़ी टाइम होता है, और जब आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते हो ना बेबी की, तो आपको काफ़ी अच्छा भी फील होता है। तो धीरे धीरे करके शॉपिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। बच्चे के कपड़े हो गए, बच्चे का डेकोर का कुछ सामान हो गया, या बच्चे का बेडिंग वगैरह में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसमें जो है आप कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।